बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा शकूर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। जनाब, ये लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरह मतवाज़न ग़िज़ा के ज़रिए आप अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। और हमारे साथ डिफरेंट हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो आपको ज़बरदस्त किस्म की टिप्स देते हैं। रमज़ान अल मुबारक का बबरकत महीना तो ज़ोरों शोर से जारी है। आज हम आपको बताएंगे कि रोज़े रखने से आपकी सेहत पर कितने ज़्यादा उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज़ में। क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऐड करना चाहिए। तो जनाब, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सैयद आसिफ अली ज़ैदी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। वेलकम टू रोज़ा और सेहत। कैसे गुजर रहा है आपका रमज़ान? बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा गुजरा। चले ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि रोज़े रखने के फ़ायदे। ऑब्वियसली हम हर साल में एक दफ़ा रोज़े रखते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? रोज़े के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, जितने सोचें उतना कम है। इसको इस तरह समझ लें कि रोज़े के अलावा हम पूरे साल हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ठीक है। और उसके खाने से या तो हम कॉमनली 3 टाइम का खाना खा रहे होते हैं या फिर उसके साथ में 1-2 स्नैक्स भी खा रहे होते हैं। तो यानी हम 5 दफ़ा या 6 दफ़ा, कुछ लोग रात को आइसक्रीम में और उसके बाद और प्रोलॉन्ग करके, यानी मुसलसल आप खाते ही रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप मुसलसल खा रहे होते हैं तो आपका पैंक्रियाज जो है वो मुसलसल इंसुलिन सिक्रीट कर रहा होता है। जब इंसुलिन पैंक्रियाज सिक्रीट करता रहता है, मुसलसल जब करता रहता है, तो उससे क्या होता है कि इंसुलिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप खाओगे, ग्लूकोज आपकी बॉडी ने आपके स्टमक से गुजर के आंत में गया, आंत से ग्लूकोज जैसे ही खून में पहुंचा, ठीक है, पैंक्रियाज को हुक्म हो गया कि जी उसने इंसुलिन सिक्रीट करनी। अब इंसुलिन जब सिक्रीट हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि वो मुसलसल सिक्रीट होने की वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया उसको कहते हैं, कि ग्लूकोज के लेवल्स तो अपनी जगह बढ़ रहे होते हैं, इंसुलिन के लेवल भी बढ़ रहे होते हैं। अब इंसुलिन इस तरह समझ लो कि जैसे हम किसी कमरे में जाते हैं तो उस कमरे की चाबी है, तो जब ग्लूकोज हमारे जिस्म में दाखिल होता है सेल में, जहाँ पे हमारे एनर्जी बनती है, उस सेल के अंदर दाखिल होने की चाबी इंसुलिन है। अब इंसुलिन जो है जब आप उस में लगेगी तो ग्लूकोज सेल के अंदर दाखिल होगा। जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसुलिन हो जाती है और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो चाबी काम करना छोड़ देती है। उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, राइट। तो इसमें जो देखा गया है कॉमनली कि पहला क्या होता है कि आप मोटापे के शिकार होते हो, ठीक है, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। टाइप 1 में क्योंकि मौरूसी अमराज होते हैं तो बचपन में भी डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 2 के अंदर आपका क्या होता है कि इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते हैं। जब आप जिगर में चर्बी होना शुरू हो जाए, मोटापा ज़्यादा हो जाए और ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा हो जाए, और तो इंसुलिन काम करना ही बंद कर दे। उससे क्या होगा कि आपका खून ही मीठा होना शुरू हो जाएगा। तो एक टर्म है जिसे कहते हैं प्री डायबिटिक होना, यानी एक चीज़ होती है HbA1c, यानी हमारे खून के मीठेपन को वो जाहिर करती है। तो HbA1c के कुछ लेवल्स हैं, अगर वो लेवल्स बढ़ जाएं तो प्रॉब्लम होती है और वो फिर वो आपको प्री डायबिटिक होते हैं और फिर आप जाके उसमें बाद आपको डायबिटीज़ होना शुरू होती है। तो अगर आप रोज़ा रखना शुरू कर दें और आप डायबिटिक नहीं हैं अभी और प्री डायबिटिक हैं, तो अगर आप डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं तो वो डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दुनिया में आजकल सिर्फ ये नहीं है कि हम फास्टिंग के हवाले से, ये तो हमें एक रूहानी तौर पे भी अल्लाह ने हमें इतना ज़बरदस्त एक हम पे चीज़ फ़र्ज़ की है और हमसे पहले की अक़वाम पे भी फ़र्ज़ थी। तो ये हमारे ही बेनिफिट की बात है। एक तो शुगर आपको नहीं होगी, अगर शुगर हुई भी है तो वो भी बेहतर होने के चांसेस हैं। ठीक हो गया। तो इसके साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आ जाती है। हम देखते हैं पाकिस्तान में तो हमारे पास तो रोज़े रखने की सहूलत है, उसी के साथ साथ लोग इंटरनेशनली इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि ये लोगों ने जो है ना इसको बहुत ही अच्छे से दुनिया में वेट लॉस प्रोग्राम्स के साथ इसको जो है ना एसोसिएटेड किया गया। वो क्या करते हैं कि पहले आपको कहते हैं कि आप अपने स्नैक्स खाना छोड़ दें, जो छोटे छोटे आप बीच में खाने के दरमियान चीज़ें खाते हैं वो खाना छोड़ दें, हाँ वो छोड़ दें। उसके बाद वो कहते हैं कि आप 2 मील ए डे पे आ जाएं, ठीक है। 2 मील ए डे उस तरह करते हैं वो लोग जो इंटरनेशनली है, वो इस तरह करते हैं कि वो शाम को 6 बजे खाना खा लेता, ठीक है,
और अगला खाना जो है वो सुबह 10 बजे नेक्स्ट खाते डे हैं, ओके ठीक है। तो अब अगर आप रोज यही करें तो आपका रोज का 16 घंटे का फाका है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद वो बीच में कहते हैं कि आपके गैप्स हैं जिसमें आपने सुबह 10 बजे खाना खा लिया, ठीक बीच है। में एक थोड़ा सा या 6 बजे शाम को खाना खा के फिर अगले दिन फाके पे चले गए, यानी 2 खुराकें खाई, एक शाम को 6 बजे और एक अगली सुबह 10 बजे। लेकिन उसके दरमियान वाला जो गैप है अगर उसमें हमें भूख उसमें लगती सिर्फ है वो कुछ पानी भी- पीते हैं, ओके, उसमें वो water intake आप लें। सारा दिन पी लें, वो जो ठीक है। विदाउट आपका वो है थोड़ा थोड़ा सा कुछ खा लें, ओके। लेकिन वो जो अगले 16 घंटे हैं वो स्ट्रिक्ट होंगे और वो इस तरह गुजार लेते हैं कि वो रात को सो रहे होते हैं तो वो बड़े आराम से गुजर जाते हैं। बिल्कुल तो वो ठीक है। वेट लॉस के लिए बड़ा ज़बरदस्त है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक हो गया। तो इसके साथ साथ जो हमने शुगर लेवल्स को अपने कंट्रोल करना होता है, उसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ के लिए? देखें, जब आप फाके से होंगे और आपके खून के अंदर शुगर नहीं होगी और यानी एक बर्डन जो बाहर से मुसलसल शुगर आ रही है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इंसान के जिस्म को तो चलना है ना, बिल्कुल तो वो क्या करेगा, अपने जो स्टोर्स हैं, अपने जिस्म के जो स्टोर्स हैं, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन पड़ा है, मसल्स के अंदर फैट पड़ी हुई ठीक है। है, जिगर में चर्बी पड़ी हुई है, जिगर के अंदर ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है, वो उनको तोड़ना शुरू करेगा, ओके, ठीक है, उनको तोड़ना शुरू करेगी और उन चीज़ों को तोड़ के आपको वो एनर्जी देगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके जो एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ फैट्स आपके जिस्म में, एक्सेसिव ग्लूकोज पड़े हुए हैं, उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट उनकी हो ब्रेकडाउन, जाएगी। अब अगर आपका जिगर में चर्बी थी जो कि ग्रेड 1, 0, 1, 2, 3, 4 तक आपकी बिल्कुल। जारी होती है, तो अगर वो चर्बी आपके जिगर को नुकसान पहुंचा रही थी तो वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, ओके, ठीक है। ठीक जब है। वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी तो आपके जिस्म को फायदा होना शुरू हो जाएगा ठीक है, और फिर क्या होगा, जो वो ग्लूकोज का लेवल वो उतना नहीं बनाएगी। अब बिल्कुल। जैसे हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या बोतलें पी रहे हैं या हम मुसलसल चीनी खा रहे हैं, तो उससे क्या होता था, बहुत एक बर्डन जा रहा है। बिल्कुल जो आपके जिंदा रहने के लिए आपके जिस्म ने बना के देनी है वो उतनी बना के देनी है कि जितनी नॉर्मल आपके जिस्म को चाहिए, बिल्कुल तो उससे आपके जिस्म को फायदा हो। ठीक है। यानी रोज़े की हालत में जितनी भी आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, आपके जिगर की चर्बी होती है, वो सारे जब हम फास्टिंग में होते हैं तो वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो हाँ, जाती वो है। एक जिगर ठीक को है। इस तरह समझ लो बेटा कि वो ग्लूकोज का एक डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके, वो क्या करेगा कि वो जब एक्सेसिव अमाउंट का ग्लूकोज उसके पास पड़ा हुआ होगा तो वो भेजना शुरू कर देगा खून की नालियों में। ठीक है, वो उसके पास खत्म होगा तो वो फैट की जो चर्बी है उसको तोड़ेगा और वो कीटोन्स होते हैं, ठीक है, कीटोन्स को तोड़ना शुरू करेगा और उसके साथ में फिर आपको एनर्जी देना शुरू करेगा, ठीक हो जिसके साथ में फिर आपको बूस्ट मिलेगा और आपकी हेल्थ बेनिफिट्स उसके साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाती है रोज़े की हालत में, या हमने सहरी किया उसके बाद पेन स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी बेसिक रीज़न क्या है? भूख के वजह से कुछ हंगर पेन्स होते हैं ठीक कि जी है। भूख, अक्सर बच्चे रो रहे होते हैं कि जी मुझे, वो पेन नहीं होता बेसिकली, थोड़ा बहुत जो है ना, अगर एसिडिटी के मसाइल हों, तेजाबियत के मसाइल हों, मैदे के अल्सर का मरीज ठीक है है। या कोई पेन किलर्स खा रहा है, दर्द की दवाइयाँ वगैरह ले रहा है, तो उनमें फिर ये मामला ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जितने हमारे हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जितने हमारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए रोज़ा जो है वो कितना बेनिफिशियल? रोज़ा जो है दिल के मरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, वो इस तरह है कि रोज़े के साथ में ये देखा गया है, जो स्टडीज़ में हैं उसमें उन्होंने कहा है कि रोज़ा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, ठीक हो गया। रोज़ा आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करता है, रोज़ा आपके ब्लड प्रेशर्स को नॉर्मलाइज करता है। ओके, तो अक्सर जिस मरीज़ को ब्लड प्रेशर की 2 या 3 गोलियों की ज़रूरत हो रही होती है, अगर वो रोज़ा रखना शुरू कर दे तो उसको कम दवाई की या बिल्कुल दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक हो गया। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कुछ बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या करता है कि वो आपकी नालियाँ खून की ब्लॉक नहीं करता। ओके, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होगा जिसको कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, वो क्या करता है कि आपके खून की नालियों को बंद करना शुरू करता है। ठीक है, एज चलती जाएगी और खून की नालियां अगर बंद होना शुरू हो जाएंगी तो आपकी खून की दिल की 3 ही सप्लाइयाँ हैं बिल्कुल, जो दिन के पट्टों को दे रहे जी। हैं। जब वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी तो फिर आपको सीने का दर्द, सांस के मसाइल, मरीज दिल के बन जाएंगे और फिर इवेंचुअली, जब एक बात याद रखो, हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह को समझ लो कि हमारी लाइफ की प्रोलॉन्गेशन जो है, जो Okay. ज़िंदगी हमारी बड़ी होनी है, ये डिपेंड करता है कि हमारा हेल्थ का स्पैन कितना है। अगर हमारा हेल्थ का स्पैन अच्छा है तो हम, हमारी लाइफ भी प्रोलॉन्ग होगी यस, डेफिनेटली। तो अगर आपको किसी को कहा जाए कि भाई आप क्या लंबे अरसे तक जीना चाहते हैं, क्या राज है, तो वो भी यही रोज़े का राज है कि Okay. आप को कार्डिक मसला नहीं होगा, आपको कार्डिक इवेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल जी।
ठीक हो गया। आपने अभी बात की है गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों के दरमियान? देखो, आपको जो कुदरत से चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, उसके अंदर फैट है, जैसे केला है, गोश्त है, या आपका मुख्तलिफ सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं, उसमें से भी आपको मीठा मिल रहा होता है, उसमें से भी कोलेस्ट्रॉल मिल रहे होते हैं, उसमें से भी आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, वो कभी बुरा नहीं होगा। ओके। एक चीज़ याद रखो कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि अगर ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, ज़्यादा चीज़ें शुरू कर देंगे, तो फिर वो उसके साथ मसाइल आएंगे। अगर आप नॉर्मल खाना शुरू करेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल को अपना दुश्मन समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ही आपकी हर चीज़ की, आपके स्किन की, आपके बहुत सारे मसाइल के, आपके हार्मोन्स जो बन रहे हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का काम है। जो कोलेस्ट्रॉल उसको बना रहा होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही कम हो जाए या बॉडी बनाए ना, कोलेस्ट्रॉल का क्या है कि कोलेस्ट्रॉल अगर बाहर से आ रहा होता है तो बॉडी उसको मेंटेन करती नहीं बनाती। ठीक है। अगर आप नहीं खा रहे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चिकनाई वाली चीज़ें, तो वो फिर बॉडी खुद उसको प्रोड्यूस कर रही होती है। यानी ये जितने भी हार्मोन्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के साथ लिंक्ड होते हैं। ओके, यानी नेचुरली प्रोड्यूस कर रही होती है। अगर हम भी कोलेस्ट्रॉल इंटेक ज्यादा कर लेते हैं तो वो हार्मफुल होता जाता है। हार्मफुल होता जाता है। फिर देखो, बहुत सारी चीज़ें मोटापे के साथ में अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ख़वातीन के मसाइल शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, बहुत सारे, जस्ट नेम इट, हिरसूटिज्म है, ये सारी चीज़ें एक्सेसिव डाइट के साथ प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती हैं, हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। और हार्मोनल इश्यूज की बात की जाए, वुमेन में बहुत ज़्यादा आजकल पीसीओएस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से फेशियल हेयर साइड इफेक्ट्स इसके इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है ये, जस्ट बिकॉज़ ऑफ फेशियल हेयर्स के ऊपर डर्मेटोलॉजिस्ट इतना वो कमा रहे हैं कि जी फेशियल, हालांकि इसका सिंपल डाइट के साथ लिंक्ड है। अगर आप डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, बच्चों को हम चीज़ें नहीं दे रहे ऐसे जिसमें हार्मोन्स इंजेक्टेड हैं, लाइक पोल्ट्री, लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद हार्मोन्स वाली दे रहे हैं, तो अगर वो कम कर देंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, सिर्फ हमारी डाइट से इंटरलिंक्ड है ये सारी चीज़ें। अगर हमारी डाइट ही बेहतर हो जाएगी तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं वो खत्म होना डेफिनेटली। दुनिया बेटे चली गई ऑर्गेनिक्स के ऊपर, और दुनिया दोबारा वापस उसी पे जा रही है। दुनिया तो अब खाद भी नहीं चाहती, वो कहती है कि ऑर्गेनिक चीज़ जो ज़मीन हमें दे वो हमने उगा के खाना है। और वो लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए हमारा डिफरेंट है, और आजकल रमज़ान में तो स्पेसिफिकली हम बहुत ज़्यादा पकौड़ों का इंटेक कर रहे हैं, समोसे बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द रमज़ान हम यही देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके सामने आने लग जाते हैं। देखो, रोज़ा क्या है, हमें जिस्म की ज़कात देनी है, ना कि ज़कात लेनी है। हम मोटे हो जाते हैं और ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। हम रमज़ान में जो कभी नहीं खाते वो भी खा रहे होते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताओ कि रेगुलरली फ्रूट्स कौन खा रहा होता है? बहुत कम होते हैं जो रेगुलरली, रमज़ान में आप रेगुलरली फ्रूट्स खा रहे होते हैं, रेगुलर फ्रूट्स खा रहे होते हैं, ठीक है, जब भी महंगे भी हुए, ठीक है। आप पकोड़े, समोसे जितने भी हैं, ये कोई रेगुलरली पका रहा है घर में? कभी बारिश हो गई या कुछ हो गया तो बंदा घर में पकाता है, अदरवाइज नहीं पकाता। यहाँ 30 दिन पूरे रोज़ खा रहे होते हैं। तो हमें तो ये कहा गया है कि आप देखो, रमज़ान में आपको अल्लाह ताला ने 2 वक्त का खाना नसीब किया है। आप सुबह खाएं, खाने की तरह गुजारें उसको, खाना खाएं सुबह और रात को खाना खा लें, बस, और नॉर्मल रहें। इससे कुछ भी नहीं होगा आपको, ठीक और है। इफ्तारी से सहरी के गैप में भी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो रही है। हाँ जी, फिर ये सिर्फ ओवर ईटिंग यहाँ पे हम लोग घर में ही नहीं कर रहे होते, हम बाहर भी जा रहे होते हैं, हम पिज़्ज़ाज़ भी खा रहे होते हैं, हम बहुत सारी और चीज़ें भी खा रहे होते हैं। इफ्तारी तो कर लिया पेट भर के, उसके बाद जाके फिर हमने बहुत ज़्यादा खाना होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ जितने भी हमारे अल्जाइमर के पेशेंट्स होते हैं, जिनको यादाश्त के इश्यूज होते हैं, तो रोज़ा रखने से क्या हमारी वो यादाश्त जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है? देखो, जिन पेशेंट्स को या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, लाइक पार्किंसनिज्म या अल्जाइमर्स डिजीज़, उनमें इतने ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं, दुनिया में स्टडीज़ हैं कि ये आपके ब्रेन के अंदर एक जगह होती है जिसमें हमारी मेमोरी स्टोर होती है, ठीक है, ये उसके सेल्स को बढ़ा देता है। यानी अगर आप सोचें कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है कि आपकी जो मेमोरी स्टोरेज है वो आपकी बढ़ रही है, और आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ और आपको पार्किंसन होने के चांसेस घटा देता है। तो इससे बेतहाशा जो है ना फ़ायदे हैं, जिसमें आपके याददाश्त के
ठीक है। बुढ़ापे में पार्किंसनिज्म जैसी बीमारी से बचने के फ़वाद भी मौजूद हैं। ठीक है, फैंटास्टिक। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हम देख रहे हैं, हमें पता चल रहे हैं। इसके साथ साथ जितने हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल कैंसर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो रोज़ा रखने से हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो हैं वो भी कम होने के चांसेस। रोज़े के जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग है उसके अंदर एक चीज़ होती है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या होती है कि जब रोज़ा रखा हुआ हो आपने और प्रोलॉन्ग फास्टिंग आप कर रहे हो, नॉट ओनली दिस रोज़ा जो हम इस्लाम में रमज़ान में रख रहे हैं, लोग प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, 24 घंटे का रोज़ा, ठीक है, 21 घंटे का, 24 घंटे का रोज़ा। उससे क्या होता है, वो आपके जो ऐसे सेल्स हैं जो ख़तरनाक हो सकते हैं जिसम उन सेल्स को भी खाना शुरू हो जाता है। तो आपके जो प्री कैंसरस सेल्स होते हैं जिन्होंने कल को कैंसर बनना था, वो जिसम खुद ही ख़त्म कर देता है। फिर हमारी बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं जिसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो हमारे जिगर के अंदर ऑटोइम्यूनिटीज़ हैं, ख़वातीन के अंदर स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, ऑटोइम्यून के प्रॉब्लम्स हैं, पट्ठों के प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर भी रोज़े के बेनिफिट्स हैं और रोज़े के फ़वाइद बेतहाशा हैं। जो हमारे प्रोटीन्स हैं, ऑटोइम्यून प्रोटीन्स हैं, उनकी तादाद कम होती है, हमारा जिस्म उनके ख़िलाफ़ अच्छे से तैयार हो जाता है और वो मरीज़ बेहतर होते हुए देखे गए हैं। बिल्कुल जी, ये तो बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट्स हम देख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे होते हैं या बहुत ज़्यादा लोग ये शिकायत करते भी हमें नज़र आते हैं कि रमज़ान में जब हम फास्टिंग के बाद हमारी बॉडी पेन स्टार्ट हो जाती है, हमारे जॉइंट्स में पेन होने लग जाती है, तो वो क्या वीकनेस की वजह से है? फिर देखिए, रमज़ान में सिर्फ आपने रोज़ा रखना ही नहीं है कि आपने सारा दिन भूखा प्यासा रहना है। आपने अपनी ग़िज़ा में आपने अपने नमकियात के लेवल्स, पोटेशियम, सोडियम है, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, इनकी तरफ ज़रूर देखना है। अगर आप इनकी डिप्लीशन की तरफ जाएंगे या कैल्शियम डिप्लीट हो रहा है या पोटेशियम डिप्लीट हो रहा है, फिर आपको जिस्म में दर्द होने शुरू हो जाएंगे। कैल्शियम की कमी की वजह से दर्द होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप दूध नहीं पी रहे, अगर आप योगर्ट नहीं ले रहे या आपका सन एक्सपोजर नहीं है, तो विटामिन डी कम होगा। हमारे यहाँ मुझे बताएं कि हम लोग कितने धूप में खेल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जितना हम बचे लोग जाते सारा आर्टिफिशियल लाइट में, ये आर्टिफिशियल लाइट हमारे जिस्म में, स्किन जो है, हमारी स्किन क्या करती है कि जब लाइट पड़ती है इस पे, तो स्किन जो है हमारी विटामिन डी बनाती है, और उस विटामिन डी से क्या होता है कि वो जिगर में जाता है, मेटाबोलाइज होता है और आपको कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को सिक्योर करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। जब आप रोज़े के अंदर बॉडी के अंदर पेन्स स्टार्ट होते हैं, जब आप खा ही नहीं रहे और आप और कितना आसान है ये सारी चीज़ें। नमकियात की कमी पता है किस चीज़ से? एक खजूर से दूर हो सकती है। अल्लाह ने खजूर को ऐसी जगह पैदा किया, रेगिस्तान में, ठीक है, जहाँ पे नमकियात की कमी होगी, जहाँ पे पानी की कमी होगी, वो एक खजूर में अल्लाह ने कैल्शियम भी, पोटेशियम भी, हर किस्म की चीज़ रखी हुई है। 2 खजूरें खा ले, आपको कभी नहीं होगा। ठीक है, यानी डाइट में अगर आप सजेस्ट करें किस तरह से हम अपनी इफ्तारी और अपनी सहरी में कौन सी बेसिक चीज़ों को ऐड करें तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं? आप फैटी, देखो डाइट के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है चिकनाई, ठीक है, एक है प्रोटीन और एक है कार्बोहाइड्रेट्स। आप अपनी फैट्स को अच्छी फैट्स की तरफ ले जाएं, बुरी फैट्स ना लें, आप हेल्दी फैट्स की तरफ जाएं। आप घी, मुर्गन चीज़ें जिसमें आप क्रीम्स भी डाल रहे हैं, जिसमें आप बहुत सारे एडिशनल चीज़ें भी डाल रहे हैं, उस तरफ ना जाएं। लोग तो आजकल एयर कुक कर रहे हैं, लोग तो आजकल वाटर कुक कर रहे हैं, चिकनाई नहीं खाते ज़्यादा। चिकनाई के अवॉइडेंस के साथ में आपको जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप मैं तो ये कहता हूँ कि जो घर में ख़वातीन खाने बना रही हैं, वो अगर रेगुलरली आप खाते रहें और बाजार की चीज़ें ना खाएं, तो आपको बेतहाशा फ़ायदे हैं। ठीक है, हम इसमें डिटेल्स में नहीं बताना चाहते कि हम डिटेल्स में ये खाएं या ना खाएं। जो भी आपको खाना है वो एक मुनासिब मिकदार में खाएं। और घर में हमारी जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो हेल्दी वे से बनती है। बाहर की अगर हम बात कर ली जाए ऑयली प्रोडक्ट्स की, वो ऑयल इतनी एक्सेसिव अमाउंट में रेपिटेशन में यूज़ होता है। एंड आई वाज स्टडीइंग समवेयर कि ऑयल अगर आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया, उसके बाद आपको उस ऑयल को नहीं यूज़ करना चाहिए। आपका ये जो आई डोंट टेक द नेम्स ऑफ द ब्रांड्स हियर, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं इंटरनेशनली भी जो आपकी फ्राई चीज़ों को जब एक दफ़ा फ्राई कर देते हैं तो तेल को वो डिस्कार्ड कर देते हैं। और यहाँ आपको पता है कि उनके आउटलेट्स के आगे हमारे लोग खड़े होते हैं कि ये जो तेल है ये हमें सस्ते दामों देते हैं, और इसको वो चलाते रहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा तेल को कुक करते हैं तो वो आपके लिए कैंसरस हो जाता है, वो आपके लिए नुकसानदा होता है।
कभी देखा है किसी समोसे वाले को उसने तेल चेंज किया? कभी भी नहीं, वो तो बहुत ज्यादा डार्क हो चुका होता है और वो काले वही तेल में बात तल है रहे ना। होते हैं। और ऑयल के फिर नेचुरली जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो आफ्टर सर्टेन टाइम वो बिल्कुल भी एक्सपायर हो जाते हैं और यहाँ पर तो महीनों यहाँ महीनों पे तो चलता है। मैं तो उसको कहता हूँ कि वो डीजल में तले जा रहे हैं। बिल्कुल, एक exactly. समोसे के अंदर तो इतनी ज्यादा कैलोरीज, हमारे यहाँ ना कैलोरीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल हमारे यहाँ बस खाना है और 5-5 हज़ार कैलोरीज खा लेंगे। बिल्कुल। हैरत अंगेज बात बताएं कि अगर एक समोसा या एक कचौरी या इस तरह की फ्राइड चीज़ें वो 300-400 कैलोरीज अगर आप खा लें एक टाइम में, तो आपको पता है कि आपको कितनी देर रनिंग करनी चाहिए? 25 से 30 मिनट। ओके तब जाके आपकी वो जो कैलोरीज बर्न होंगी, बल्कि वो भी शायद ना हो। वो तो एक समोसे उसके साथ जो बाकी इतनी चीजें खाएंगे वो अगर ले लिया तो फिर आपको 1 hour above करनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। व्यूअर्स, रोज़े के फ़ायदे हमने आज देखे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। इसी के साथ साथ रोज़ और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।